हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आई क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के लिए लेके हाजिर हैं यूपीएससी 2024 जो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा। तो कंप्लीट किस तरीके से आप पूरे साल भर, अब तो आपके पास साल भर नहीं है, वैसे 10 महीने गिने गिने रह चुके हैं, तो किस तरीके से हमारा पूरा स्टडी प्लान होगा, स्ट्रक्चर होगा, पूरा स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से कैसी रणनीति हम बनाएं कि इस बार जो 2024 का एग्जाम होगा उसमें हम बेहतर परफॉर्म करें। और बेहतर परफॉर्म तभी आप कर पाएंगे जब आपकी रणनीति बेहतर होगी, आपकी प्लानिंग बेहतर होगी, आप सिलेबस से पूरी तरीके से रूबरू होंगे, पैटर्न को समझेंगे और उसके साथ साथ आप पूरी तरीके से फोकस होंगे अपने रिजल्ट की तरफ। जब तक आप अपने रिजल्ट के लिए नहीं प्रेरित होंगे, जब तक आप अपने सिलेबस से नहीं रूबरू रहेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आप समझिए आप अंधेरे में ही तीर मार रहे हैं। तो आपके सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका सिलेबस होना चाहिए और कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन में भी जितनी प्रिपरेशन आपकी हो वो 100% होनी चाहिए। तैयारी तो कभी पूरी होती ही नहीं, आपको पता ही है। सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। और यूपीएससी की परीक्षा तो आपको पता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, दुनिया भर में टॉप 3 में आपका स्थान आता है। तो आपको समझना ही होगा। टफ का मतलब ये नहीं कि प्रश्न ही इतने कठिन आते हैं कि आप कर नहीं पाएंगे और पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे। जी नहीं, सारे क्वेश्चन एकदम देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसी सिंपल क्वेश्चन में ही आपको हिला के रख देगा। ठीक है, क्यों हिला के रख देगा? इसका मेन कारण यही है कि छोटी छोटी चीजों को बारीकियों से हमने नहीं देखा और समझा। बड़ी बड़ी बुक्स हम पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी किताबें, एनसीईआरटी की जगह पहले अपना रेफरेंस बुक पढ़ लिए, बेसिक्स को ध्यान ही नहीं दिए। सोचे अरे तो बच्चों की चीज है, 10 बार तो हम पढ़ ही चुके हैं, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। और यही सब छोटी छोटी गलतियां आपको क्या करेगी? पछतावे में कन्वर्ट कर देगी। 1 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रुक जाओगे, नहीं तो काफी पीछे चले जाओगे। जब बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ गए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ गए, फिर आप चले जाओगे। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना होगा और समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज तो आपको सिलेबस क्या है उसको अपने सामने रखना होगा, हमेशा उस पर नजर रखनी होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। आधी तैयारी तो आपकी यही हो गई, कितनी चीजें जरूरत हैं आपकी पढ़ने की और कितनी चीजें नॉन रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको बताने वाले लोग काफी मिलेंगे, आपको प्लेटफॉर्म्स इतने ढेर सारे मिलेंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन जरूरी क्या है, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट है, भी आपको जानना जरूरी है। तो इस अपने वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले हैं कि उन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपके लिए ज़रूरी है। सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे, पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे और अपनी रणनीति क्या रहेगी हमारे अगले 9-10 महीनों में, उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स जानते हैं, क्या है कैसे है एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके से आपका रहने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि इस बार नोटिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे दिन जो आपका 14 फरवरी को आ रहा है, 14 फरवरी। ठीक है, उस दिन आपका जारी होगा। और एग्जाम किस दिन होने वाला है? 26 मई को, यानी 26 मई को पेपर होगा, 24 तारीख को नोटिफिकेशन वगैरह आपका आएगा। तो ये सब भी आपको डेट जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस, स्टेजेस क्या हैं, इनको भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहला स्टेज आपका क्या होता है? प्रिलिमिनरी एग्जाम, यानी जो आप प्रीलिम्स बोलते हो। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ये उनके लिए भी जरूरी जो एकदम बिगनर है। अब आप पता चले 5 साल 10 साल से एग्जाम दे रहे बाबा हो, तो आपको अगर ये सब हमारे लिए क्या है, सब तो हमें पता है, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी चीजें भी आपको काफी कुछ जानने को मिल सकता है। बाकी बिगनर के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा भाई, रहेगा, क्योंकि उनके लिए तो भाई स्टार्टिंग है। तो पहला स्टेज आपके लिए प्रिलिमिनरी है आपका, जो कि आपका क्या होगा? पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस वगैरह होंगे इसका भी अभी बात आगे होगी। तो पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आपका क्या है? मेंस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज मेंस जिसको बोला जाता है, वो रिटन फॉर्म में आपसे होगा और उसी के साथ ही इंटरव्यू भी जुड़ा है। वैसे मेनली कहा जाता है ना कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बट
मेंस और इंटरव्यू कहीं ना कहीं आप देखोगे, जब पढ़ने लगोगे, फेस करोगे सारी चीजों को, तो लगेगा कि द पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। जैसे इसमें आपके 8-9 पेपर होंगे, वो भी एक पेपर की तरह ही होता है, उसको बड़ा हुआ बना दिया जाता है, अरे ये वो सारी चीजें, ठीक है। वो भी आपका 275 नंबर का इंटरव्यू होगा। अच्छा परफॉर्म किए, जिस तरीके से अच्छा आप रिटर्न लिख दिए, अच्छा नंबर मिल जाएगा, उसमें अच्छा परफॉर्म किए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। खैर मेंस आपका बहुत बेहतर है, उसमें वैसे नहीं कि जैसे आपका 9 पेपर है यहाँ पे मेंस में, तो 1-2 पेपर गड़बड़ भी हो गया, बाकी आपको संभाल लेंगे, तो उसी तरीके से आपका इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू बहुत खराब हुआ तो अगर आपका मेंस अच्छा है तो आप बेहतर कर ले जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्रीलिम्स, देन मेंस एंड इंटरव्यू, तो ये आपका क्या है, स्टेज है, ठीक है। स्टेज के बाद फिर हम जानते हैं कि हर एक स्टेज में किन किन चरणों से होते हुए हमें गुजरना पड़ेगा, मतलब कितने क्वेश्चंस वगैरह हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले बारी आती है प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसको जान लेते हैं। तो जो प्रीलिम्स है आपका, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कि छटनी टाइप, 8 लाख 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे, उसमें से 15-18 हजार बच्चों को हमें सिर्फ क्या करना है, अंदर करना है, लेना है, ठीक है। बाकी सब पूरी भीड़ बाहर। तो उस भीड़ को कम करने के लिए हम प्रिलिमिनरी टेस्ट लेते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, आपके सामने 100 क्वेश्चन रखेंगे, जो क्वालिफाइंग होगा आपका लिए दूसरा वाला पेपर, और पहला पेपर आपका मेरिट बेस पे बनेगा, ठीक है। 2 पेपर होगा आपका, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका क्या रहेगा, जीएस रहेगा, और दूसरा पेपर आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट जो क्वालिफाई होगा। पहला पेपर आपका मेरिट उसी पे होगा। पहले दोनों एक साथ रहता था, तो फिर क्या हुआ कि काफी लोग बाजी मार ले जाते थे। अब जैसे आपका बीटेक के बच्चे हो गए, कैट के बच्चे हो गए, तो 200 में 200 कर देते थे पेपर 2 में, इधर कम नंबर करते थे पेपर 1 में, तब भी जोड़ के उनका सबसे ज़्यादा रहता था, तो उसके लिए बड़ी मांगें उठी। हिंदी भाषी क्षेत्र वाले काफ़ी मांग उठाए, आंदोलन किए, तो फिर बाद में क्या किया गया, उसको क्वालिफाई कर दिया गया पेपर 2 को। तो पेपर 1 पे आपका मेरिट बनता है, यानी जीएस में आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्वेश्चन सही करने के आने हैं, तभी आपका भला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव पेपर, जो आपसे बोला, जो कितने का होगा, 200 नंबर के दोनों पेपर होंगे, जो 400 मार्क्स के आपके दोनों पेपर मिला के रहेंगे। क्वेश्चंस वगैरह आपसे कितने पूछे जाएंगे, बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, और समय आपको मिलेगा पूरे 2 घंटे का, 2-2 घंटे का आपका ईच पेपर होने वाला है, ठीक है। तो पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 और पहला पेपर जनरल स्टडीज पेपर 2, इसी के नाम से आपका पेपर आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको 33% यानी आपको सिर्फ पास होना है। दूसरे वाले पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पास होना है, यानी आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरे वाले पेपर में 80 क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। 80 क्वेश्चंस 200 नंबर के, 2.5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका 33% यानी 67 को नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप क्या रहेंगे, पास माने जाएंगे। उसमें भी आप अपने हिसाब से मत सोच के आइएगा कि हमने 27-28 क्वेश्चन कर दिया और 70 नंबर पा जाएंगे, 67 नंबर पा जाएंगे और पास हो जाएंगे। ऐसे हमारे कई मित्र लोग करके आते थे, तो वहाँ पे आप यूपीएससी में कुछ सही करके आए हो, अपने हिसाब से तुम्हें लग रहा है तुम वहाँ पे एकदम सही करके आए हो, लेकिन यूपीएससी ने अपने यहाँ कुछ और सही किया। तो इसी तरीके से हमारे साथ में थे, वो 27 क्वेश्चन कर दिए, कहे बस अब तो क्वालिफाई है। उसके बाद पता चला घर पे जब आके मिलाए 17-18 क्वेश्चन सही था। तो ये होता था, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कम से कम आप 90 नंबर 100 नंबर इतना करके आओ एटलीस्ट, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ध्यान से करना है आपको, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू अ क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव पेपर, नेगेटिव मार्किंग होती 1/3 की आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, पेपर 1 का और पेपर 2 का। तो पेपर 1 में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, और पेपर 2 में 80 क्वेश्चन। तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के। अब इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो टॉपिक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसने लिख दिया एक लाइन में, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि यही संपूर्ण सिलेबस है और एक एक लाइन में 7-8 लाइन लिख दिया, हो गया, लेकिन ये एक तरीके से सागर है। तो यहां पे तो एक लाइन में लिख दिया कि
नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे कौन सी घटनाएं हुई हैं, आपका इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, कल्चर से। अभी मत सोचना हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आपका क्या करंट में आएगा, नहीं, सब जोड़े रहेगा। विदेश में मोदी जी गए हैं, कुछ कल्चरल कुछ आदान प्रदान हुआ, 700-800 साल पुरानी मूर्तियों का आदान प्रदान हुआ, तो उसकी बात आ जाती है, उसके बारे में लिखो। तो लाइमलाइट में आपको देखना पड़ेगा कौन कौन चीजें करंट में रही, हर एक पोर्शन से, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सबसे, वो प्लस उसके साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड खबरें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन सब चीजों पे आपको पूरा ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसमें मतलब तीनों चीज है आपकी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों चीजों को आपको पढ़ना होगा। और उसके साथ अलग से भी उसने मेंशन कर दिया है कि मॉडर्न इंडिया में जो आप पढ़ते होगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपका इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो उसमें ज्यादा फोकस आपको करना होगा। पहले ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते थे, फिर अब पिछले 2-4 साल 6 साल से एंशिएंट एंड मेडाइवल का भी रोल बढ़ा दिया। इस बार एंशिएंट वगैरह के खूब क्वेश्चन पूछे गए, हिला के रख दिया पूरा, ठीक। तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। महात्मा गांधी जी का पूरा फेज पढ़ना होगा, बाल गंगाधर तिलक का फेज पढ़ना होगा, पूरा इंडियन 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद का एरा का ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। तो पूरा आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना होगा। आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वैसे मेनली मेंस का पार्ट है, लेकिन कभी भी वही ना, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, नॉट यूपीएससी सबके लिए थी, यूपीएससी है आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल है। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का नंबर आएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे दोनों पूछे जाएंगे, फिजिकल, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों को ध्यान में रखे हुए। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भी आपसे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम पूछा जा सकता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा फौना पूछा जा सकता है, वर्ल्ड लेवल का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बराबर का आपको पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, मिसलेनियस पार्ट भी और आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी, ठीक। ज्योग्राफी के बाद चलते हैं पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीजें पढ़ना, पूरा आर्टिकल, शेड्यूल्स, इसके बाद आपका क्या कहते हैं, आपके पार्ट्स हो गए, इन सब सारी चीजें तो बेसिक्स हैं, सब करना ही है। पॉलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, देखिए अलग से मेंशन किया है, इसका मतलब हमें इनमें तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा फोकस करना ही है। पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज क्या क्या है, ठीक है, तो ये सब साल भर कौन कौन से करंट से ज्यादा जुड़ता है, सारी चीजों को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ लेगा। मेंस में तो आपसे लिखवाएगा बढ़िया से, यहाँ पर भी आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या ले जाएगा आपके पास से जानकारी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंक्लूजन्स, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ये भी मेनली क्या करता है, सीधा स्टैटिक में ना जाके या पुराने में ना जाके करंट सिनेरियो से क्वेश्चन को जोड़ देगा, ठीक है। फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, ठीक है। इसमें साफ साफ उसने लिख भी दिया है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी आपको पीएचडी या पूरा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस हर चीज बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स आपको पता हो। वो तो साफ साफ कहता है कि हमें वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए जो प्रोफेसर हो, प्रोफेसर इन द ज्ञाता हो। ज्ञाता क्या जरूरत है, इसलिए देखो ना कम एज में भी बच्चे बन जाते हैं, 21-22 साल में लड़के लड़कियां बन रहे हैं, 31-32 वाले भैया लोग बैठे हैं, क्या कारण है, तो प्रोफेसर की अगर जरूरत होती सबसे पहले उनका सिलेक्शन होता। तो वो हर चीज में ही सोचता कि आपको सही, ऑथेंटिक एंड बेसिक्स पता है या नहीं, या उस पर आप एनालिसिस कर सकते हो या नहीं, कोई केस आपको दे जाए उसको आप संभाल सकते हो या नहीं। तो ये सब इसके क्या है, मेन एक्सपेक्टेशन है आपसे यूपीएससी। और फिर उसके बाद उसने साफ साफ लिख दिया जर्नल साइंस, 2 वर्ड में तो लिख दिया जर्नल साइंस, लेकिन इसमें सब है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है। कभी भी कोई चीज आपसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला के साथ पूछ लेगा, जो भी जैसे भी हैं, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ आपसे पूछ सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड, ठीक है। और यहां पर देखिए इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको पता है ये सारी चीजें आज के समय साइंस टेक का क्वेश्चन हो गया, फिर उसके साथ साथ आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें भी आपको करंट सिनेरियो प्लस बेसिक्स का भी जानकारी और समझ होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये तो हो गया पेपर 1 जीएस का प्रीलिम्स में। ठीक है, पेपर 2 से सामना होगा सीसैट से, जिसमें 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड के फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। जो जो आपके सामने है 200 नंबर का क्वेश्चन होंगे टोटल, 80 क्वेश्चन इक्वल टू 200 मार्क्स, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। टॉपिक्स क्या क्या होंगे, आरसीज वगैरह, कंप्रेहेंशन वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके कहानी होगी, उसके साथ क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसा भी नहीं सिंपल उसका आंसर जैसे आप बचपन में देखते होगी आंसर उसका मिल जाएगा ऊपर ही, तो ऐसा नहीं, उसको समझो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आसानी से कर लोगे, एक सामान्य समझ होगी आपके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें देखेंगे परखेंगे आपका एप्टीट्यूड लेवल, इसीलिए तो पेपर 2 लाया गया। नहीं तो पहले तो लोग रट डालते थे, पूछो कहाँ से, दादा का, बाबा का, फैजल का, दादा का, सबका क्वेश्चन सबको याद रहता था, कहाँ कहाँ के संस्कार आपको मिल जाएंगे, रटते रहते कोई भी चीज रटते रहो, पढ़ते रहो, किताब की ज्ञाता हो जाओगे। ठीक है, तो लेकिन इन सब क्वेश्चंस में वही जाके फाइनल सर्विस में डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल सब नहीं हो पाता था, तो इसको ऐड करना पड़ा इसलिए। ठीक है, नहीं पहले ये नहीं होता था आपका पेपर 2। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चंस आपके, रीजनिंग हो गया, मैथ्स के क्वांट, व्यवहारिक चीजें। ठीक है, एकदम सिंपल वे में सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। तो ये सब आपके टॉपिक्स आएंगे पेपर 2 में। साफ साफ उसने लिख दिया क्लास 10th लेवल तक ही हम पूछेंगे, भी नहीं कि एडवांस मैथ्स आपसे पूछ लें, एकदम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछ लें, आप लेके बैठे रहो पर्चा लेके और सॉल्व करते रहो, ऐसा नहीं। सामान्य समझ है, बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक आप ऐसे जोड़ घटाव लेते हो सारी चीज़ें, तो आप आराम से कर ले जाओगे। लेकिन इस बार का देखें क्वेश्चन वगैरह सुनने में आया, आप भी सुने होंगे कि पूरा टफ क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे हिल गए, कैट लेवल का क्वेश्चन आ गया, कैट वाले तो बाजी मार ले गए, जो कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका टेक्निकल माइंड है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। वही टेक्निकल माइंड वाले तो 200 में 200 करके आते थे जब क्वालिफाइंग नहीं था ये। ठीक है, आज भी मार देते होंगे, 180 नंबर 170 नंबर बच्चे लेके आते हैं, लेकिन वही है कि सिर्फ पास ही आपको दिखाना है यहाँ पे, तो मेरिट में जुड़ना नहीं। तो ये हमने देख लिया पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस पैटर्न, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और इसमें टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है, बेसिक न्यूमेरेसी के भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड, ये सब क्वेश्चन, और साफ साफ देखिए लिख दिया है क्लास 10th का लेवल है आपका। ठीक है, कोई हाई फाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा। डीआई के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी उसने बोल दिया देखो 10th क्लास तक का लेवल पूछेंगे, एकदम हाई फाई कैट वगैरह पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा पेपर है वो क्या होगा, क्वालिफाई होगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 जो कि क्या होगा, क्वालिफाई होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन द बोथ द पेपर ऑफ आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम देने जाते हैं, पेपर 1 अच्छा नहीं गया, पेपर 2 छोड़ के चले आएंगे कि अब क्या करें, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको दोनों पेपर देना है, इन्हीं दोनों का इवैल्यूएशन होगा, फाइनली आपकी मेरिट बनेगी। भले ये क्वालिफाई होगा, लेकिन आपको दोनों पेपर देना है। अब हम एंट्री करेंगे मेंस एग्जाम का सिलेबस और उसका क्या पैटर्न है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में मेनली आपसे बताया ही कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, दोनों मिला के आपके मेंस के मेरिट, यही आपको क्या करेगा, मेंस का मेरिट जोड़ के इंटरव्यू तक ले जाएगा। ठीक है, फिर दोनों का मेरिट जोड़ के आपकी क्या होगी, फाइनल रैंकिंग बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है, तो मेंस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका क्वालिफाइंग, कुछ पेपर होंगे आपके जो क्वालिफाइंग रहेंगे, और कुछ पेपर होंगे जो काउंट किए जाएंगे मेरिट के लिए। ठीक है, तो आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा और एक इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। पास भी होना है मतलब सिर्फ 25% भी अगर नंबर आप लेके आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और उन कौन से लैंग्वेज का कौन सा पेपर होगा, कोई भी उन 22 भाषाओं में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपके लिए उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको उठा लेना है। ठीक है, उसमें 25% लाके दिखा दिए तो आपका आगे का रास्ता तय हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट लैंग्वेज का उठाओगे उसमें से कंप्रहेंशन ऑफ द गिवन पैसेजेस कुछ रहेंगे, कुछ प्रिसाइज
राइटिंग आपको लिखने होंगे, ठीक है। यूजेस एंड वोकैबुलरी रहेंगे, शॉर्ट एसेज रहेंगे एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन वगैरह भी आपसे कराया जाएगा इंग्लिश में, फिर उसका जस्ट उल्टा। तो ये आपका लैंग्वेज का सिलेबस रहेगा। फिर उसके बाद आपसे अगला पेपर जो क्वालिफाइंग ये भी है इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश है, इसके में भी आपसे कंप्रहेंशन पूछेंगे, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एसेज, ये 4 टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस वगैरह, ऐसे शॉर्ट एसे वगैरह लिखवाएंगे। फिर यूजेस एंड वोकैबुलरी, ये सब सारी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह, इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और क्या रख दिया जा रहा है आपके सामने, एक प्रोविजन, एक आपके सामने शर्त रखी जा रही है, जब तक आप इन दोनों विषयों में, यानी एक लैंग्वेज और आप एक इसमें इंग्लिश में, जब तक इसको आप क्वालिफाई नहीं कर लोगे, तब तक आप मेंस भगवान के रूप में भी अगर लिखे हो तो वो चेक नहीं होगा। कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस आपकी हो अपने सब्जेक्ट में, जीएस में, ऑप्शनल में, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे लिखा है द पेपर ऑन एसे, जर्नल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ ओनली सच कैंडिडेट will be taken cognizance who attain 25% marks in Indian language and 25% in English as minimum qualifying standards in these qualifying papers। यानी आपको पास होना ही होना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अरे भैया मेंस बहुत अच्छे लिखे थे, बहुत बढ़िया गया था, लेकिन पास ही नहीं, तो बाद में पता चलता हो इसी में ना फेल हो गए हो इसीलिए आगे कॉपी ही नहीं चेक हुई। तो बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं। तो ये आपका इसलिए चेक करता है क्योंकि आपको क्या हो, बेसिक नॉलेज तो है या नहीं, अपनी भाषा में बेसिक नॉलेज है या नहीं, इंग्लिश जो हर जगह यूज होने वाली भाषा है उसमें नॉलेज है या नहीं, ठीक है। क्वालिफाई कर लिए, चलो आगे बढ़ो। अब आपका एक पेपर से सामना होगा जो होगा एस्से का पेपर, वो तो क्वालिफाइंग हमने ले लिया। अब आगे आपको देने होंगे पेपर 1 जो होगा आपका एस्से का पेपर, ठीक है। क्या होगा, एस्से का पेपर होगा। एस्से का पेपर 250 मार्क्स आपका क्वेश्चन, मतलब आपको एस्से लिखने होंगे, 250 मार्क्स का टोटल होगा। कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू राइट एस्से ऑन द मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स आपके होंगे, उसमें से आपसे सिलेक्टिव आपसे क्या लिखवाएगा, एस्से लिखवाया जाएगा। और आपको इतने बेहतर तरीके से परफॉर्म करना होगा, प्रेजेंटेशन बताएंगे आपको कैसे एस्से वगैरह लिखा जाता है। फिर उसके बाद आपका इवेल्युएशन होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिख के भी 100-150 नंबर पाते हैं, और बहुत बच्चे बिना अपने दिमाग लगा के, अच्छे से प्रेजेंटेशन करके, अपनी स्किल को लगा के 200 में 170-80 भी पा जाते हैं, कुछ लोग 40-50 पा जाते हैं। तो आपके एनालिसिस पे है, ठीक है। किस तरीके से फिर फिलोसफिकल फॉर्म में आपसे पूछ लेगा, ऐसे का टॉपिक वगैरह भी आप चकरा जाओगे, री का पूछ लिया, तो ये सब भी जानना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पेपर 2 आपके सामने आएगा। पेपर 2 अब जीएस का सिलसिला, ऐसे आपने लिख लिया, अब जीएस का 4 आपके सामने जीएस के पेपर आएंगे, जीएस1, जीएस2, जीएस3 एंड जीएस4। वो भी आपका 250 नंबर का रहेगा। इससे भी आपका 250 का था, बाकी 300 नंबर का आपका क्या था, क्वालिफाइंग वाले पेपर, ठीक है। तो पहला पेपर जीएस में, जीएस1 जिसको कहोगे, इसके हिसाब से पेपर 2, पेपर 1 आपका हो गया ऐसे। ये है आपका हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी पेपर 2 में, यानी जीएस पेपर 1 जो होगा आपका, वो इन सब्जेक्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री भी है आपका, ज्योग्राफी भी है, और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो टॉपिक्स हैं इसमें, इंडियन कल्चर, इसमें एकदम आपसे खूब पूछा जाएगा इंडियन कल्चर के बारे में, प्रीलिम्स वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर भी इंडियन कल्चर विल द कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, ठीक है ना, आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, किस तरीके से फ्रॉम द एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न टाइम्स, शाहजहां का पीरियड या आपका गुप्ता पीरियड, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए देखिए कितने फेमस थे, लिटरेचर आपका एंशिएंट मोस्ट लिटरेचर पूछ लेंगे, क्या 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 फीचर्स वगैरह थे, तो ये सब पूरा आपसे पूछा जाएगा इसमें। फिर उसके बाद बारी आएगी आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फ्रॉम, आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, वहां से इंपॉर्टेंस इसकी शुरू हो जाती है। और ये कहां तक आपसे पूछेंगे,
देश की आज़ादी तक, उस समय कैसा फेज रहा, किस तरीके से उतार चढ़ाव, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उसमें, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इशूज, ठीक है। पर्सनालिटीज मतलब जो बड़े बड़े आपके गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तिलक साहब हो गए, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, किसके क्या विचार थे, किसकी कैसी रणनीति हुआ करती थी, तो ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाएंगे, वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, सारी बातें क्लियर। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जाते हैं, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस तरीके से कंसोलिडेट किया गया, देखें आप, इसलिए स्टेट्स हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स हो गए, इलेक्शन हो गया, फिर सारी चीज़ें किस तरीके से देश को ट्रैक पे लाए नेहरू जी, जो गवर्नमेंट थी हमारी, 5 ईयर प्लान वगैरह, मतलब जो भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चीज़ें चली हैं, 12th क्लास की बुक्स आपको पढ़ना होगा, जो पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस था, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होगा। तो ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद और क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह जो हुआ आपका, वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आएंगे, रिड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन वगैरह हो गया, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म क्या होता है, इन सब में भी आपकी बेसिक समझ और पहुंच होनी चाहिए। फिर उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से, रोल ऑफ द वीमेन एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड, इसकी अलग आपके बुक वगैरह सारी चीजें बताया जाएगा, क्या क्या पढ़ना, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या हम रेमेडीज, उपचार कैसे कर सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं, आपसे सारी चीजें आपसे परख लेंगे ना इसी मेंस में ही लिखवा के, कि आपकी समझ क्या है, आपका ये चतुराई कितनी है, ये सब देख लेंगे, तो फिर वही ना आपका, फिर उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाएगा, क्या क्या आपने जीवन में अपने आप को कैसे बनाया, वो इंटरव्यू में आपसे परख लेंगे, तो कंप्लीट इवैल्यूएशन आपका हो जाता है। एंड द नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा, पूरी दुनिया कर लो मुट्ठी में हो गई है, तो इसको हम किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में उसका क्या असर पड़ा है, ये भी आपसे जानने की कोशिश की जा सकती है, यहाँ पे लिखवा के इंटरव्यू में आपसे पूछ पाछ के, तो किसी भी फॉर्म में आपसे कभी भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देन सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये सब भी टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद बारी आ जाती है आपकी जियोग्राफी की। जियोग्राफी में क्या पूछे जाएंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी आएगी आपके सामने, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका आएगा यूनिवर्स वगैरह, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कुछ चीजों को अलग से देखिए मेंशन कर दिया जा रहा है, इसका मतलब इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी होगी और इंपॉर्टेंट आपका क्या है टॉपिक भी है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया भी देखो आपके सामने जोड़ दिया, ठीक है। यानी हम इन सारे सेक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, किसका कितना रोल है, जीडीपी में किसका कितना रोल है, ये सब सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब तो आप देखो साइक्लोन वगैरह हमेशा आता रहता है, रिसेंटली आया, कहाँ आया, क्यों आया, कैसे रोका जाए, अक्सर आता रहता है, देखो आपका ईस्टर्न घाट पे, ठीक है। इस बार तो देखो विजय वगैरह आपका इधर आ गया, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। फ्लोरा फौना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, चेंजेस जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। फिर उसके बाद पेपर 3 और देखा जाए तो जीएस पेपर 2 में आपसे कौन सा सब्जेक्ट उठाया जा रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपसे, ठीक है, जिसका मेन टॉपिक है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इतनी चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह काफी कुछ आप प्रीलिम्स में पढ़ी चुके होंगे, इसलिए देखो प्रीलिम्स मेंस की आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हिस्टोरिकल अंडर पैनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब तो पढ़ते ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से और थोड़ा गहराई में
हमें मेंस के लिए पढ़ना होगा, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं उनको देखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, issues and challenges pertaining to the federal structure, devaluation of the power, finance, up to the level and challenges therein। तो हर एक चीज़ को क्या क्या चैलेंजेज हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, कॉसी है तो क्यों हमने कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर लिया। फिर उसके बाद यूनियन स्टेट्स रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन किस में है, कैसे है, किस तरीके से है, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना होगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म जो बनाए गए हैं उनको देखना होगा, इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए हैं उनका क्या फीचर्स है, क्यों बनाया गया, क्यों जरूरी था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, ये भी देखना है क्वेश्चंस आपको, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से क्वेश्चन, स्ट्रक्चर कैसा है पार्लियामेंट का, हमारे फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इशूइंग अराइजिंग आउट ऑफ दीज। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी। तुम्हें पता है लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, पार्ट्स हैं। मिनिस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स कौन से हैं गवर्नमेंट के। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या है, एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इनका हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये सब भी आपका पार्ट है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन आरपीए एक्ट, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है, जैसे आपका राष्ट्रपति, सीजीआई, गवर्नर, तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर उसके बाद इनकी पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये सब सारी चीजें हमें पढ़नी, ठीक है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे सीएजी वगैरह हो गया आपका, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना ही होगा। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूइंग अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट की साल भर की स्कीम्स को आपको नजर रखना होगा, ठीक है। फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके गवर्नेंस में। और देख रहे हैं कितने टॉपिक्स हैं भाई, इतना आसान नहीं होता, इसलिए तो सारी चीजों को मैनेज करना होगा आपको। अब आप देखोगे तो कहोगे सर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन इन लिमिटेड टाइम में कैसे आप सारी चीजों को मैनेज कर लोगे, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या टॉपिक छूट रहे हैं, इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, इन सब से भी रिलेटेड टॉपिक खूब पूछे जाते हैं हर साल, क्योंकि आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मेन आपका क्या है, ज्वलंत प्रकरण। हेल्थ सेक्टर, पेंडेमिक वगैरह देखो आ रहा है, एजुकेशन सेक्टर, दुनिया में हमारा कोई स्थान नहीं है क्यों नहीं है, कैसे हम बेहतर करें, ठीक है। तो हर चीज आपसे पूछ लेंगे कि क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन छुपे रहते हैं पीएससी के मेंस में, ठीक है। इशू इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर, सबसे बेहतरीन टॉपिक, खूब क्वेश्चन आता है। कुछ टॉपिक तो बेहतरीन है लेकिन मुद्दा काफी सेंसिटिव है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस वगैरह आज के समय काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल्स, ठीक है। सिटीजन चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ठीक है। रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सिविल सर्विसेज है आपका, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, आईएएस का एग्जाम, आईपीएस, आईआरएस, तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, क्या अभी भी पहले जैसा ही चल रहा है, क्या सिविल सर्वेंट अपने आप को अभी भी राजा भगवान समझ रहा है कि लोगों के साथ जुड़ रहा है, किस तरीके से आप, मान लो सब गड़बड़ थे तो आप कैसे अच्छे बन के दिखाएंगे लिखवा के भी जान लेगा और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। आगे देखें, इंडिया एंड इट्स
नेबरहुड रिलेशन, पड़ोसी, पड़ोसी के साथ आपका कैसा व्यवहार है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी ही होते हैं, व्यवहार कभी कहने के लिए हम लोग अच्छे मुंह से बोलते हैं, दिल से तो बहुत ही रेयर होते हैं जिनसे के लगाव रहता है पड़ोसियों से। बाकी तो जलन की भावना और नफरत की भावना रहती है कि तुम हमसे आगे कैसे बढ़ गए और तुम हमसे पीछे हो, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। Bilateral, regional and global grouping and agreements involving India or affecting India's interest। ठीक है, bilateral relation, regional and global grouping जो हैं उनसे related questions आएंगे। Effect of policies and politics of developments and developing countries in India's interest, diaspora। ठीक, कैसे हमारे रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ, ये सब सारी चीजें। इंटरनेशनल रिलेशन भी है ना इसी के साथ, इसी में जुड़ा, इसीलिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ठीक है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, IMF हो गया, UNO हो गया, यूरोपियन यूनियंस हो गया, उससे रिलेटेड जो करंट में खबरें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। नाटो वगैरह हो गया, डिफेंस आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गई, तो हर एक चीज पे आपको कड़ी निगाह रखनी होगी और उस पर क्वेश्चन आने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। फिर आ गया आपका पेपर 4 यानी GS3। ठीक है, GS3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से कोई क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक, हर एक पेपर 250-250 नंबर का है, सब में क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो पहला टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, इशूइंग रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पे एडवांस वर्जन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, किस तरीके से सारी चीजों को एक साथ रखना है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हर एक चीजों को आपको पढ़ना होगा। गवर्नमेंट बजटिंग पढ़नी होगी, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ना होगा इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम को पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस and issues and related to constant and e-technology in the aid of farmers। यानी आज के समय देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितने सारे हो रहे हैं इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो किस तरीके से स्थिति बेहतर हो सकती है, ये सब भी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट, MSP वगैरह के लिए देखो अक्सर खबरें आती रहती हैं, आपके आंदोलन वगैरह होते रहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिमिटेशन, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मिशंस, इकोनॉमिक एंड एनिमल रियरिंग। कोई टॉपिक छोड़ रहा है आपसे, इसीलिए कहा जाता है जीवन में कुछ करो या ना करो, UPSC की एक बार तैयारी कर लो भाई साहब। कम से कम आपको सिलेक्शन ना होना तो बात की बात है, होना है ना होना तो आपकी मेहनत और ऊपर से थोड़ा सा ऊपर वाले की कृपा। ठीक है, लेकिन आपको एक इंसान बना देगा, एक लेवल पे ले जाएगा, आपकी एक सामान्य समझ हर एक सेक्टर में, हर एक व्यूज में। बाकी एक किसी आप पर्टिकुलर चीज की तैयारी करोगे तो वहीं तक आपको सीमित रखेगा, लेकिन ये देखो हर एक चीज आपसे पढ़वा रहा है, खेती बाड़ी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी। कुछ छोड़ रहा है? कुछ नहीं। कुछ छूट रहा था, जोड़ा भी, एथिक्स वगैरह भी जोड़ दिया। यानी आपके अंदर केस स्टडीज करने की कितनी क्षमता है, खुद को डेवलप करने की कितनी क्षमता है। स्टैटिक ही तो नहीं होते जा रहे हो जीवन में, रोबोट ही तो नहीं बनते जा रहे हो, इंसान भी बनो। तो वो भी आपके सामने एक पेपर लेके आया, इसमें हम देख लेंगे। तो वही है। और क्या क्या आपसे, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, हर एक चीज की जानकारी आप रखे हो एक नहीं। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। करंट में भी सब कुछ जाने रहो, रेलवे से पूछ लोगे आप, सब कुछ पढ़ लियो, डलहौजी से लेके आज तक। यही नहीं पढ़े अभी 2 महीना पहले, 4 महीना पहले नया रेलवे स्टेशन, आपका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया, फिर कौन सा नाम बदल गया, नामकरण वगैरह, मतलब छोटी छोटी भी चीज आपसे पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ी बड़ी चीज ही आपसे पूछा जाएगा। तो हर एक मामले में फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों तैयारी आपकी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
से रिलेटेड क्वेश्चन, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन द एवरीडे लाइफ, साइंस टेक हो गया आपके सामने, बल्ब एलईडी बल्ब से वाईफाई से लाईफाई, ठीक है, चंद्रयान, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे भाई इस बार के। अचीवमेंट इन द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देख रहे हो दुनिया में हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं, इससे रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी क्या आई है ये देखा जाएगा आपसे। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कुछ छोड़ रहा है और आप सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक्स को पढ़ोगे तब भी बहुत कुछ पढ़ ले जाओगे, ठीक है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सर चीज आपको पढ़ना होगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, उसकी देख रेख कैसे करें, उसको कंजर्व कैसे करें, डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर्स, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, और उसको मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब कैसे बचें, कैसे अपने आप को संभालें, आगे भी ऐसा ना हो, उसको कैसे ठीक करें, तो सारे टॉपिक्स आपको कवर करना ही पड़ेगा। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन द इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सिक्योरिटी क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड देयर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरियाज में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती, कैसे इसको हम लोग इन इश्यूज से कैसे बचें, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, हर एक टॉपिक आपका कवर होना पड़ेगा। एंड द लास्ट जीएस के पेपर में, जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें आपका एथिक्स की भी आपकी गणना हो जाएगी, एथिक्स भी आपका पता चल जाएगा, एथिकल लेवल पे आप कितने स्ट्रांग हैं। फिर उसके साथ साथ आपका एटीट्यूड, अप्रोच क्या है किसी केस के प्रति, किसी चीजों के प्रति, वही इसमें देखिए। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड एंड अप्रोच, किसी चीज को सॉल्व करने में आपका अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, इसी से परख लेंगे, ठीक है। टू इशू रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक life and his problem solving approach in various issues and conflicts faced by him in dealing with the society, सोसाइटी के सारे मुद्दे दे दिए जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो इन सब चीजों को अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या क्या इसमें है, अब वही है आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एटीट्यूड आपका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ये सब आपकी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। सब आपके बेसिक एप्टीट्यूड एंड फंडा, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनर, आपका पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, सिंपैथी, मतलब दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस रहेंगे जिसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका यूटिलाइज क्या होगा, एप्लीकेशंस क्या होगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में। इन सबसे ही तो आपका परखा जाएगा ना कि आप सर्विस में आओगे कि किस आपका परफॉर्मेंस लेवल कैसे रहेगा। तो आपका इस आंसर राइटिंग में होता नहीं, किसी की बात में, किसी की लिखावट में उसका व्यक्तित्व तो झलकता है, तो ये सब चीजें आपकी उसी से पता चल जाएंगी। बाकी जो बच्चे कुछ कसर रहेगी आपके इंटरव्यू में आपसे निचोड़ ही लेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम द इंडिया एंड द वर्ल्ड, सबकी बड़ी बड़ी बातें इसमें पढ़नी होगी फिलोसफिकल और उनके थिंकर्स के, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या रह गया बच्चों, देन सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है। एथिकल इशूज इन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड फाइंडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस, तो ये सब आपको टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन द एथिक्स सेक्शन, ठीक है। बाद में इसका पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा तो और अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपको तो हर जगह मिल ही जाएगा, आपके पास देखो बुक भी ले सकते हो मार्केट से, पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में रहेगा, नेट पे भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। खैर इसमें सब कुछ मैंने कर ही दिया है, किसी को भेज दूंगा तो आप पढ़ सकते हो, अपने पास रख सकते हो। पूरा सिलेबस अपने आँख के सामने रखे रहा करो, देखते रहा करो, जब खाली बैठे हो तो देखते रहा करो, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि हमें कितने दायरे में रहना है, क्योंकि सिलेबस से बाहर निकले तो आप फिर गड़बड़ा जाओगे। एंड द पेपर 6 एंड 7 शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 30-32 पेपर्स, उसमें से आपको कोई एक पेपर सिलेक्ट करना है
उसका 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, वो भी 250-250 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, तो ये सब पूरा मिला के आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगी मेंस की, जो टोटल कितने का होगा, 1750 का। फिर उसके बाद 275 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, आफ्टर मेंस पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू कितने का होगा, 275 मार्क्स का। ठीक है, और ये आपका 7 पेपर 1750 नंबर के, वो तो क्वालिफाइंग थे, वो तो जुड़ने वाले नहीं है। फिर 275 पर्सनालिटी टेस्ट, टोटल आपका 20-25 मार्क्स का पेपर होगा। और इस 20-25 में अगर आप 50% भी टोटल कर लेते हैं मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के, तो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे भाई साहब। सिर्फ 50%, 45 से 48% में है तो आपका लिस्ट में कहीं न कहीं नाम है, टॉप 100 में आ जाएंगे। और 48 से ऊपर 50% में अगर आप आ गए हैं तो आप टॉप 10 टॉप 50 में आ जाएंगे। यह है पेपर का लेवल। ठीक है, तो हमने फाइनली सिलेक्शन ले लिया और मेहनत करके अपने सफलता को पा लिया। तो सिलेक्शन ले लिया तो कैसे ले लिया, ऐसी कौन सी चीज हमारे अंदर थी जिसके बल पे हमने सिलेक्शन ले लिया? तो हमारे अंदर क्या थी, कंसिस्टेंसी थी, और क्या था, डेडिकेशन था, और क्या था, डिटर्मिनेशन था। जब तक ये चीज नहीं हम डेवलप करेंगे, जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं रहेगी, निरंतरता, प्रयास चलता रहे, पढ़ाई चलती रहे, रुको मत जब तक, वही ना, उठो जागो मेहनत करो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए लगे रहो, और मिलेगा ही लक्ष्य, ऐसा तो है ही नहीं। अगर आप सही से उसमें निरंतरता रहे, कंसिस्टेंसी रहे, डेडिकेशन रहे, करना है तो करना है चाहे जो हो जाए, और डिटरमिनेशन रहे, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। रात दिन एक लगे रहने से भी नहीं। कुछ लोग को देखते हुए 24 घंटा लगे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ लोग 2 ही 4 घंटा पढ़ के मार दिए छक्का, आगे टॉप 10 में। कैसे? तो जितनी देर पढ़े, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, और लगातार बढ़िया से पढ़ते रहे। 8-10 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में बिता रहे हो, कहोगे पढ़ तो रहे हैं, पता चला कि असली में घंटा पहर ही आप पढ़े। अगर पूरा दिन 10 मिनट पढ़े, आधा घंटा का रेस्ट, 1 घंटा टहलने निकल गए, चाय पीने निकल के बैठे हो चाय की दुकान पे, पूरा 12 घंटा पता चला 2 ही घंटा पढ़े। और कोई अलग से ही सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ के निकाल लिया, 3 घंटा पढ़ के निकाल लिया। पढ़ता था सिर्फ 3 घंटा, और 3 घंटा ही पूरा 100% देता था, और तुम 12 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं निकला, तब रोगे हम 12-14 घंटा पढ़े, नहीं हुआ, 3 घंटा पढ़ा हो गया। अरे भाई 3 घंटा एकदम अपना 100% दिया, तो 12 घंटा दिए तो 10-20% दिए, तो काहे अपनी तुलना करके उसका अपमान कर रहे हो, और खुद का तो हो ही रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, अगर हम अपने इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो यू हैव टू सस्टेनेबल प्लान, डेली टारगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नीड टू शुड नॉट मिस द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज भैया। ठीक है, प्रैक्टिस, अगर आप जो पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ, उस नोट्स को बार बार पढ़ो, उससे नंबर आप क्वेश्चंस क्रिएट करो, या जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, उनको करो। तो जितने सारे क्वेश्चन से आपका सामना होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो आगे अब आने वाले समय में हमें क्या करना होगा, ये जो आपके 10 महीने हैं, सारी चीजों के सारे आपको सिलेबस बता दिया। अब कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म, कौन कौन से न्यूज़पेपर, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक करके मैं आपके सामने ले आऊंगा। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, किस चीज़ को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, कितना आपको मेंस का समय देना है, कितना प्रीलिम्स में देना है, कितना जीएस को देना है, कितना ऑप्शनल को देना है, ये हम अगले आपके वीडियो में लेके आएंगे। क्लासेस भी हमारी अब स्टार्ट हो रही हैं, पेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी मैं पूरी तरीके से आपके सामने वीडियोस लेके आता रहूँगा, टॉपिक्स वाइज आपकी क्लासेस भी होती रहेंगी। ठीक है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, अदर सब्जेक्ट्स के भी फैकल्टीज आपके साथ रहेंगी, पूरा कंप्लीट बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। और पेपर 2
जिसकी वजह से लाखों लोगों का सपना चूर चूर हो जाता है, प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं, सारी अच्छी तैयारी है जीएस में, लेकिन उनका अच्छे से पेपर 2 नहीं क्लियर हो पाता और प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। प्रीलिम्स बाहर हो गए तो मेंस लाख अच्छी तैयारी हुआ बेकार है। तो उसके लिए तो आई क्वांटा आपके लिए बहुत रामबाण पैकेज लेके आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन मेनली इंडियाज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है, आपका प्लेटफॉर्म है आई क्वांटा कैट एग्जाम के लिए। तो जो कैट लेवल के बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं, देखो इस बार कैट लेवल वाले बच्चे यूपीएससी दिए, सबका निकल गया, ठीक है। पेपर 2 सबको बड़ा आसान लगा। तो पेपर 2 के लिए तो भाई एक कंप्लीट पैकेज हमारे पास है, जो आपको अगर अच्छे से रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए सारी चीजों को, तो पेपर 2 तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। बाकी रही बात जीएस की, तो ये भी आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा हर एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, जो हमारे आगे आने वाले 8-10 महीने में एक हमें संपूर्ण तैयारी करवाएगा, वो आपको रिजल्ट दे के रहेगा। तो फाइनली हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कोर्सेज के लिए भी आई क्वांटा पे विजिट कीजिए www.iquanta.in पर, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी कोर्सेज के प्लान के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, और आप आसानी से इनरोल कीजिए और पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कीजिए। बस समय बीतते समय नहीं लगता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कब 10 महीना 10 दिन में आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो लग जाइए और फिर बन के दिखाइए देश का सबसे युवा आईएएस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को पता चले, जीवन में मार्गदर्शित हों और आगे बढ़ें। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।